हस्बैंड वाइफ ट्राई कर रहे होते हैं तो घर के बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, सबसे पहली एडवाइस आती है चिंता नहीं करो, रिलैक्स करो, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कितना सच कितना झूठ इस स्ट्रेस का कितना इम्पोर्टेंस है फीमेल इनफर्टिलिटी में? बताओ, अल्कोहल दारू पीना प्रेगनेंसी रहने के लिए मददगार है, मुश्किल है, या फिर इनफर्टिलिटी बढ़ती है उससे? तो अल्कोहल में ऐसा है कि है ना, एक ऐसा बोलते हैं कि लिटिल अल्कोहल 1 और 2 कप्स जो होते हैं वो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट अगर उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लिया जाए तो वो सब हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत बड़ी के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से हमको प्रेगनेंसी थोड़ा नहीं चांस रुकती। है। चाय कॉफी पीने से प्रेगनेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? फिर ज्यादा मोटापा से इनफर्टिलिटी का कोई लेना देना क्या? कुछ ये ऐसी तो खाने है की ही। चीजें हैं कि ये खाने नहीं खाना, इनको अवॉइड करना, ये जी। सारी ऐसी चीजें हैं? जी। फर्टिलिटी सुपर फूड्स जैसा कुछ होता है? क्वेश्चन, जी। पाइनएप्पल और पपाया बहुत ज्यादा इसमें वो है। जिन लोगों को बच्चा नहीं रुक रहा है, पाइनएप्पल खाना जी चाहिए जी नहीं जी। खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अजय, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इनफर्टिलिटी सीरीज में हम लोग आज का टॉपिक है लाइफस्टाइल और डाइट, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एल्डरली जब कोई हस्बैंड वाइफ ट्राई कर रहे होते हैं तो घर के बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, सबसे पहली एडवाइस आती है चिंता नहीं करो, रिलैक्स करो, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कितना सच कितना झूठ, इस बारे में कितनी सच्चाई? जी, हम लोग हमने आगे की वीडियो में बताया कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि कोई भी कपल अगर 30 इयर्स के बाद आ रहा है या कोई भी फीमेल्स जो 35 इयर्स के बाद है, तो हमको तुरंत सब इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए बोलते हैं। हस्बैंड का भी सेवन पैरामीटर्स कराते हैं, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर एल्डर एज में अगर प्रेगनेंसी किसी को प्लान करनी है, चाहे वो पहली करनी है चाहे दूसरी करनी है, तो आप डॉक्टर की कंसल्टेशन और गाइडेंस में करें, अपने रिपोर्ट्स करवाएं और अपने प्री कंसेप्शनल विटामिन्स लें, ताकि प्रेगनेंसी रहे, तो प्रेगनेंसी टिके, मिसकैरेज नहीं हो, प्रेगनेंसी अच्छी बने। और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसके कारण हमको ढूंढने पड़े हैं। स्ट्रेस का कितना इम्पोर्टेंस है फीमेल इनफर्टिलिटी में? देखिए क्या होता है ना, आपने जैसे पहले भी आगे बोला हुआ है कि जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो वो बार बार रुक जाती है, और जब प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो वो नहीं रुकती है। तो ऑफकोर्स स्ट्रेस का एक सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और ख़ास तौर से ये एक हमारे समाज में सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि आपकी शादी को 4 साल हो गए, कुछ है, बार बार मतलब सासू से भी लोग, आसपास के रिलेटिव्स हुए, रिश्तेदार हुए, वो पूछते हैं, फीमेल से भी कई बार पूछते हैं कि कुछ है, आपको कोई दिन चढ़े हुए हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेस है, इट इज़ अपने आप में एक। और आजकल का जो ज़माना है, जब कपल्स प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं, तो वो इस बारे में सोचते नहीं, और जब वो सोचते हैं वो थोड़ी देर हो जाती है। तो स्ट्रेस, एंटी स्ट्रेस या स्ट्रेस मैनेजमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल क्या है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमको ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है, और वो सोचते हैं हम ट्राई करेंगे और तुरंत प्रेगनेंसी रह जाएगी। इनफैक्ट जो कपल्स हमारे साथ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, या हमारा एक ही महीना होता है और अगले ही महीने में वो पूछने लगते हैं हमको रुकता क्यों नहीं है, हमको रुकता नहीं है। एक्चुअली हमको इस तरह से समझना पड़ेगा कि एक साइकिल में, एक फीमेल की साइकिल में, अगर अंडा छूटा है, ओव्यूलेशन हुआ है, इंटरकोर्स प्रॉपरली हुआ है, और स्पर्म्स नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल 25 से 30 साल की महिला में अगर एक साइकिल में अच्छे से ट्राई करा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, तो 7 to 10% चांस होते हैं प्रेगनेंसी रहने के। ऐसा नहीं कि हर साइकिल में ट्राई कर रहे हैं और हर साइकिल में प्रेगनेंसी रह जाए। तो इसीलिए हमको उनकी एक्सपेक्टेशन समझानी पड़ती है कि देर आर 7 to 10% चांस। और एक साल अगर वो ट्राई करते हैं, आज से 10 साइकिल के लिए अगर कंटिन्यूस वो ट्राई करते हैं, तो कोई भी एक साइकिल में उनको प्रेगनेंसी रहने का चांस है। बट ये उनके लिए जो यंग कपल्स है नॉर्मल है और एकदम हेल्दी हैं। बट जिनकी एज ज़्यादा है, जैसे फीमेल की एज ज़्यादा है, हस्बैंड में ओबेसिटी है, या और भी स्ट्रेस है, उनके दोनों अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो जो हम 7 से 10% की बात करें, प्रैक्टिकली अगर वो गिने तो एक साइकिल में 4 to 5% चांस ही होता है। इसलिए उनको 10 से 12 महीने, इनफैक्ट 15 से 18 महीने अगर वो ट्राई करें, तब जाके प्रेगनेंसी रहने का चांस बढ़ता है। हालांकि स्ट्रेस के कारण क्या होता है, जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में ओवरऑल वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। वाजो मतलब वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना। तो बॉडी की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, और जब बॉडी की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो खाली जो इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनी, वहीं पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है, और नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम जाती है। इसीलिए स्ट्रेस के कारण प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत टाइम हमने ये देखा है कि जब भी लोग ट्रीटमेंट से ब्रेक लेते हैं, या फिर
हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, फाइल फाड़ देते हैं, जला देते हैं, उनको अगले महीने या अगले 3-4 महीने के अंदर प्रेगनेंसी रुक जाती है। या फिर कभी कभी बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि अपना कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, वो अडॉप्शन के बाद उनको 2-4 महीने के बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है। ये सब हमको इनडायरेक्टली यही बताता है कि जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो टाइम पे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। जब उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया या फिर उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो गए, तो फिर उनको प्रेगनेंसी रुक गई। हमको हमारे बॉडी में ऐसा कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस को ना ले। कहना बहुत आसान है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, मोबाइल का कम से कम उपयोग, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हमको करनी पड़ेंगी। अच्छा ये बताओ, अल्कोहल, दारू पीना प्रेगनेंसी रहने के लिए मददगार है, मुश्किल है, या फिर इनफर्टिलिटी बढ़ती है उससे? तो ये आप फीमेल्स की बात कर रहे हैं कि मेल्स की बात कर रहे हैं? किसी में भी। फॉरेन कंट्रीज में तो फीमेल्स भी पीते हैं, इंडिया में थोड़े कम पीते हैं। इंडिया में थोड़ा कम देखने में आ रहा है, बट मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहरों में तो ये बहुत आम चीज़ है। नॉट ओनली अल्कोहल, स्मोकिंग। अल्कोहल में ऐसा है कि है ना, एक ऐसा बोलते हैं कि लिटिल अल्कोहल 1 और 2 कप्स जो होते हैं वो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट अगर उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लिया जाए तो वो सब हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। स्मोकिंग के बारे में क्या बोलोगे? स्मोकिंग में अगर कोई भी एक पार्टनर अगर स्मोक कर रहा है तो दूसरा पार्टनर भी पैसिव स्मोकर की तरह हो जाता है, क्योंकि वो स्मोक को इनहेल कर रहा है। भले ही अगर फीमेल स्मोक नहीं कर रही है, लेकिन वो हस्बैंड का जो स्मोक है उसको इनहेल कर रही है, तो वो उसमें उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और हस्बैंड अगर मेल स्मोक कर रहे हैं तो वो उनके स्पर्म्स को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। स्मोकिंग के कारण अर्ली ओवेरियन फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग के कारण मेल्स के काउंट्स में प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। बाकी के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं और बच्चे में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग बंद अगर सपोज कोई कपल कर चालू है हस्बैंड का और उसने बंद कर दिया, तो उसके कितने महीने, कितने सालों के बाद उसका इफेक्ट नॉर्मल हो सकता है? क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे ऐसा कुछ स्टडीज नहीं है, हालांकि 9-10 महीने के बाद उसके रिपोर्ट्स हल्के हल्के नॉर्मल होने चालू होते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, जब हम कपल्स आते हैं कि हमको प्रेगनेंसी रखनी है तो हमारे लिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़रूरी ये पॉइंट पूछते हैं कि आपकी ये सब लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं क्या, और अगर वो है तो वो ऐसा होता है नहीं मेरी थोड़ी है, मैं एक पी लेता हूँ, नहीं मैं कभी पी लेता हूँ, वो एक और कभी नहीं चलेगा। अगर प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो दोनों को हेल्दी होना है, हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए वो बंद कर देना ही सबसे बेस्ट है। मैं वही अगला पॉइंट पे आ रहा था, टोबैको इन एनी फॉर्म, पड़ीकी, मसाला, पान, तंबाकू, ये सब भी बंद करना पड़ेगा। हम जब पेशेंट्स को पहली बार बोलते हैं कि आप बंद कर दो और अगली बार पूछे कि आपने बंद किया, तो बोलते सर हमने कम कर दिया, पहले 10 खाता था अभी 2 कर दिया। जैसा सपना ने बोला, इधर ऑल और नन, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जहर थोड़ा भी खाओ तो शरीर में जहर का ही काम करेगा। बिल्कुल। प्रेगनेंसी अगर रखनी है तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इन एनी फॉर्म शुड बी स्टॉप्ड टोटली ऑल टुगेदर। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं बीच में 2 बच्चों के बीच में, या फिर पहली प्रेगनेंसी ना रखे उसके लिए, और ये बहुत अवधारणा है बहुत बड़ी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से हमको प्रेगनेंसी नहीं रुकती, भविष्य में प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती, बांझपन के केसेस बढ़ जाएंगे। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, ये टोटली गलत है, साइंटिफिकली टोटली रॉन्ग है। एक्चुअली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम समझें तो जो हॉर्मोन्स की पिल्स हैं ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, थोड़ा बहुत सर्वाइकल म्यूकस में या एंडोमेट्रियम में चेंजेस क्रिएट करती है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और जिस साइकिल में आप है ना पिल्स बंद कर देंगे, उसके नेक्स्ट साइकिल में आप अच्छे से कंसीव करने के पूरे चांस है। और इनफैक्ट IVF सेंटर्स में तो साइकिल की प्लान करने के पहले कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक साइकिल दी भी जाती है। तो ये जो अवधारणा है इसको दिमाग से निकाल दीजिए, दे आर टोटली सेफ, और जब आप बंद करेंगे उसके तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी रहने का पूरा चांस है। चाय कॉफी पीने से प्रेगनेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? चाय हुई, कॉफ़ी हुई, इनमें कैफीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और ये अगेन कैफीन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ इन टू मच एक्सेस। अच्छा, ओकेजनली सुबह 1 कप या शाम को 1 कप या थोड़ा कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें, इट इज़ ओके। लेकिन अगर आप बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये आपकी भूख मिटाएगा, आपका पानी का इंटेक कम हो जाएगा। कैफीन के कारण अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स है, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि हम लोग ये इतना सारा स्ट्रेस और इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रेगनेंसी रुकने का प्रोसेस है वो आदमी और औरत के हार्मोन से जुड़ा हुआ है। ये हार्मनी ऑफ हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है।
स्टडी में ऐसा बताया गया है कि जो हैबिचुएटेड कैफीन कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी का परसेंटेज कंपेयर टू नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स ज़्यादा होता है। इसलिए अगर ज़्यादा आप कॉफ़ी नॉर्मली नहीं प्रेफर करते हैं तो उसको अवॉइड करें, चाय की क्वांटिटी भी आप कम से कम रखें। अच्छा, अब बात आ गई डाइट पे। क्या ओबेसिटी का इनफर्टिलिटी से रिलेशन है? मेदस्वीतापंथी या फिर ज़्यादा मोटापा से इनफर्टिलिटी का कोई लेना देना है? ये तो है ही, और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। और आईवीएफ सेंटर्स भी हमेशा कपल्स को बोलते हैं कि अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको वेट लॉस करना है। अब सबसे पहले ओबेसिटी क्या होता है ये हमको समझना पड़े तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, हाइट और वेट का रेशियो हम करके निकालते हैं, और इंडिया में समवेयर 19 to 22 हम बोलते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 21-22 के आसपास अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल। ये हमारा नया कट ऑफ है, पहले इट वाज 25, अभी 22.9 है, 22 के आसपास है। सेकंड थिंग इज कि जैसे ही आप 22 या 23 को क्रॉस करते हैं, मैं यहाँ बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो ये ओवरवेट कैटेगरी में आ जाता है। 30 को क्रॉस करते हैं तो ग्रेड 1 ओबेसिटी आ जाता है, 34 को क्रॉस करते हैं तो ग्रेड 2 ओबेसिटी आ जाता है, और एक बार ये 40 क्रॉस हो जाता है तो मॉर्बिड ओबेसिटी में आ जाता है। तो दिस इज़ वन पैरामीटर जिससे हम ओबेसिटी लेवल्स को जज कर सकते हैं। वैसे भी हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन अगर ज़्यादा है तो हमको पता ही होता है वो। दूसरी चीज़ है वेस्ट सरकमफरेंस, क्योंकि हम ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं आजकल। इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि एशियंस में, महिलाओं में जो कमर का सरकमफरेंस है, नाभि के बाजू अगर हम देखें तो हमारा जो वेस्ट सरकमफरेंस है वो हमारा 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और आदमी में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये वेस्ट सरकमफरेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर से हमारी हार्मनी ऑफ हार्मोन्स को बिगाड़ेगा, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जो हमारे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। आपने बताया ओबेसिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी वाला कपल जब ट्राई कर रहा होता है प्रेगनेंसी के लिए, तो क्या कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं कि ये खाने नहीं खाना, इनको अवॉइड करना, ये जी। सारी ऐसी चीज़ें हैं? जी, अभी क्या है ना, हमने जो इतना ओबेसिटी और वेट की बात करी, तब फीमेल आई वो 90 kg की, 100 kg की, उसको प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप 50 किलो करके आओ। वी जस्ट टॉक अबाउट 10% वेट लॉस। और ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि 10% वेट लॉस के साथ उनकी साइकिल्स रेगुलराइज हो जाती हैं, उनके हार्मोन लेवल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ओवरऑल प्रेगनेंसी रहने का चांस बढ़ता है, और क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ता है, और लाइव बर्थ रेट भी बढ़ता है। ये थोड़े मैं साइंटिफिक वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रही हूँ कि हाथ में जो बच्चा आ रहा है और प्रेगनेंसी के जो 8 से 9 महीने हैं उनके, वो भी बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के निकलते हैं। इसलिए हम यहाँ 10%, अगर 100 किलो की महिला है तो अगर वो 10 किलो वजन कम कर लेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 मंथ्स, तो उनके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ वन। सेकंड, आपने जो डाइट की बात करी है, तो डाइट में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कि हमारा रिफाइंड, प्रोसेस्ड और फ्रोज़न और डीप फ्राइड, ये चारों ही चीज़ें बॉडी के लिए हानिकारक है। और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं वो हमारी कमर के रेशियो को बढ़ाता है, हमारा पेट बढ़ाता है। और शुगर और मैदा, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर हुआ, कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर बहुत ज़्यादा है, और ये जितना भी आर्टिफिशियल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कई बार हम बोलते हैं चीनी मत खाइए, तो वो स्वीटनर डालना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बंद करिए, लेकिन वेट लॉस के प्रोसेस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय एक बार सब कुछ बंद करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर वेट लॉस हो जाता है उसके बाद ग्रेजुअली आप एक मेंटेनेंस लेवल पे सब चीज़ें ले सकते हैं। हेल्दी फूड्स खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमको होल सीरियल्स में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, वो खा सकते हैं। वाइट ब्रेड, कोई भी वाइट ब्रेड, वाइट मैदा, वाइट फ्लावर, वाइट शुगर, बिस्किट, कुकीज़, पेस्ट्रीज, मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारे समोसा ना, गोलगप्पे, ये यूजुअली हमको अवॉइड करने हैं। ऑकेजनल ईटिंग इज़ फाइन, बट वो ऑकेजनल भी ऑकेजनल ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए। फर्टिलिटी सुपर फूड्स जैसा कुछ होता है, बहुत सारे गूगल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे फर्टिलिटी सुपर फूड्स करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो मतलब बॉडी को अंदर से हमको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। डॉक्टर से ज़्यादा, डॉक्टर के साथ और विटामिन्स के साथ ये अपने आप में इक्वल उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना हेल्दी खा रहे हैं और कितना हेल्दी जी रहे हैं।
तो जैसे आपने फर्टिलिटी सुपर फूड्स में बोला, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सब कुछ आ गया, सैलेड्स आ गए, बीट रूट जैसे है, लेमन है, नींबू पानी है, उसमें विटामिन सी बोलते हैं, सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज हो गया, संतरा, मौसम्बी, कीवी, स्ट्रॉबेरी। सो दीज आर वेरी गुड फूड्स जिसमें हमको विटामिन सी मिल रहा है, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति और ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। अगेन कर्ड हो गया, दही हो गया, तो दिस इज़ गुड। छाछ हो गई, तो दिस इसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा है। कोई भी फॉर्म ऑफ फ्रेश वेजिटेबल जूस जो आप घर में बना सकते हैं, ये भी अच्छा है। फ्रूट्स आप होल खाइए क्योंकि उसमें फाइबर होता है। वेजिटेबल्स को आप जूस करके यूज़ कर सकते हैं बिना छाने, उनको फुल फाइबर के साथ खाइए, तो ये बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करेगा, आपको हेल्दी विटामिन और मिनरल्स देगा जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है। फर्टिलिटी सुपर फूड मतलब हेल्दी फूड का एक अनदर ऑप्शन है। बेचने के तरीके हैं अपने अपने चीज़ें, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज लोग जो खाते थे कंद मूल, फ्रूट्स, प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। मैन मेड फूड्स कम खाना है, जैसे मैन मेड फूड में आ गया शुगर, मैन मेड फैट आ गया, ये जितनी भी चीज़ें आर्टिफिशियल स्वीट्स होती हैं तो वो कम खाएं। और अगर मीठा खाने की इच्छा हो तो गॉड मेड स्वीट खाएं। गॉड मेड स्वीट माने फ्रूट में जो भी शुगर होती है वो हेल्दी होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फाइबर होता है, तो वो बॉडी में जल्दी से रिलीज नहीं होता है, आपको फुलनेस का ज़्यादा वो करता एक्चुअली है। क्या है ना, ये सब चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में कि सब कोई, और आजकल को ये सब लोगों ने कुकिंग भी बंद कर दिया, अपने हाथ से बनाना बंद कर दिया। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक दृढ़ संकल्प हमको रखना पड़ेगा कि हमको हेल्दी बनना है अंदर से। आप दोनों हेल्दी होंगे तो आपका बच्चा भी उतना ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वही आगे जाके जब बच्चे बड़े होंगे तो उनमें भी वही लाइफस्टाइल आएगी। तो पूरे घर के वातावरण को ही बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हमको अंदर से दृढ़ संकल्प के साथ ये करना पड़ेगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, हालांकि ओबेसिटी और वेट लॉस के ऊपर हम लोग अगली सीरीज करेंगे, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, पाइनएप्पल और पपाया बहुत ज़्यादा इसमें वो है, जिन लोगों को बच्चा नहीं रोक रहा है, पाइनएप्पल खाना जी, चाहिए जी, नहीं जी। खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या राय है उसकी? देखिए, पाइनएप्पल और पपाया हमने हमारी प्रेगनेंसी वीडियोस में बताया हुआ है कि उसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में शायद अबॉर्शन कर सकते हैं अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में लिए जाए तो ही, लेकिन अभी तो प्रेगनेंसी है ही नहीं। पाइनएप्पल और पपाया में इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए, सी, जितने भी विटामिन हम देखें वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्रेगनेंसी रुकती है तब हम उनको मना कर देते हैं, अवॉइड करने का बोलते हैं, क्योंकि एक वहम है जो हमारे समाज में फैला हुआ है और हमारी मान्यताओं में है। लेकिन अभी राइट नाउ जब तक प्रेगनेंसी नहीं है तब तक तो दे आर रियली गुड एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स। मॉडरेशन में कुछ भी खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स होते हैं, इसलिए खाने अच्छा, में मैं कोई एक दो नुकसान पॉइंट नहीं। और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग इतना जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन पानी का इंटेक, हाइड्रेशन, दिन में 10 से 12 ग्लास, 1 ग्लास 200 या 250 ml, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हमको क्या होता है कि प्यास लग रही होती है और हम कुछ चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, उसकी जगह हमको पानी का इंटेक हमारा बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमको खुद भी पीना चाहिए और सबको पिलाना चाहिए, ताकि सब घर में सबको आदत आनी चाहिए कि हमको पानी पीना है, और हाइड्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में कुछ हमको इम्प्रूव करना है तो उसके भी सजेशंस हमको दें। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी और पीसीओएस के जनरल टॉपिक्स के बारे में, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। कृपया करके उसको ज़रूर देखें।